हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइस। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। तो ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है एंड आई सजेस्ट गाइस कि अगर आपने अभी तक इस टॉमी की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर इस टॉमी की बाकी एपिसोड्स को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। यंग नाना जब शिंगयान के कैफे को छोड़कर अपने घर वापस जा रही होती है तब वहाँ पर शिंगयान के अंकल आते हैं जो कि कहीं गए हुए थे और वो कोई और नहीं बल्कि अंकल नान ही थे और ये कैफे भी इन्हीं का था। पर यंग नाना को इनसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और खासकर जब वो इनका पूरा नाम सुनती है। इनका पूरा नाम नान शिंग तियान था। इनके नाम को सुनते ही वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और इनकी पूछने पर कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, पर वो बोलती है कि जानते तो नहीं है, पर मैंने आपका नाम बहुत अच्छे से सुन रखा है और ये कि मैं आपका नाम कभी भी नहीं भूलूंगी। और वहाँ से जल्दी से चली जाती है और इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक क्या हुआ और वो ऐसा क्यों कर रही थी और उसने ऐसा क्यों कहा। जीहान आनो को लेकर काफी वरीड थी और ड्रंक बैठी थी। चाओ इसे अपनी तरफ देखते पाकर बेचारा समझता है कि वो इसके साथ कुछ करने वाली है और इसका हार्ट फास्ट फास्ट टिकलिंग करने लगता है और बेचारा न जाने कितने सपने देखने लगता है कि आज तो इस पर से प्योरनेस का टैग हटने वाला है और जरूर आज उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। पर वो उसको ऐसा करते देखकर पहले ही गुस्से में तपी बैठी थी, इसको मारने लगती है। तब जीफेंग वहाँ आकर चाओ को बचाता है और इसको वापस से घर भेज देता है और जीहान को अपने साथ लेकर जाता है जहाँ वो इसको समझाता है कि देखो दुनिया में कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं पाई जा सकती हैं। हम तुम्हारे लिए आनो से भी कहीं बेहतर लड़का ढूंढेंगे जिसे सचमुच में तुमसे प्यार होगा। तभी जीहान जीफेंग से पूछती है कि क्या इससे आनो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो जीफेंग इससे बोलता है कि हाँ, पर वो जीहान की बात का मतलब नहीं समझ पाता है कि वो क्यों पूछ रही है। फिर वो इससे कहती है कि मैंने इसलिए पीछे हटने का फैसला कर लिया है अगर मेरा भाई खुश है, और बोलती है कि मुझे पता है आनो और तुम्हारा रिलेशनशिप सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आनो और जीफेंग के सभी इकट्ठे पलों को याद करते हुए ऐसे बोलती है कि मैंने नोट किया जब भी तुम दोनों एक साथ होते हो तुम ज्यादा खुश रहते हो और आनो के आने के बाद से तुम बहुत बदल चुके हो। और इससे बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे से जाने बगैर लव करते हैं, इनको इनकी फीलिंग्स का पता नहीं है। तो फिर जीफेंग को तब समझ में आता है जब वो इसको बोलती है कि वो सेम सेक्स मैरिज के बारे में पॉजिटिव है और वो इसके लिए जीफेंग का साथ भी देगी अगर जीफेंग की खुशी इसी में है। और जीफेंग जिसने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी, तो वो चुप्पी से इसकी बातें सुनता रहता है। फिर इसके बाद बॉक्सिंग क्लब जाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है। इसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो किसी बॉय से कैसे लव कर सकता है, कैसे नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसे बॉयज में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, वो तो वुमेन्स को पसंद करता है। पर वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आनो के लिए इसकी फीलिंग्स के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर फिर वो खुद को कहता है कि ये सारी की सारी फीलिंग्स उसको दोस्त और भाई के तौर पर लेकर थी। और ऐसे ही गुस्सा करते हुए वो वापस चला जाता है। दूसरी तरफ आनो भी शिंगयान को अपने पास बुलाती है और पेरेंट्स के सो जाने के बाद वो दोनों बातें कर रही होती हैं। और फिर वो शाओजिंग को बताती है कि उसे लगता है उसको उसके भाई से लव हो गया है। पहले शाओजिंग को लगता है कि चाओ की बात कर रही है, पर आनो उसकी बात सुनकर बोलती है कि छी छी तुम ये क्या बात कर रही हो। तो उसकी बात सुनकर शाओजिंग उसे बोलती है कि देखो वाओ मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मुझे पता है ये जीफेंग ही होगा जरूर। और जब आनो इसको बताती है कि जीफेंग को पता है कि बचपन में मैंने ही उसे डूबने से बचाया था, तो शाओजिंग इसे बोलती है कि देखो ये आसमानी जोड़ी है, किस्मत तुम लोगों को बचपन से लेकर अब तक मिलाने पर लगी हुई है। OMG कितना रोमांटिक है। और इसे बोलती है बस अब इसको पकड़ कर रखो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और आनो सुनकर बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, मैं लड़का हूँ उसके लिए, अभी मैं कैसे इसके पास जा सकती हूँ। फिर शाओजिंग इसे आइडिया देती है कि तुम जल्दी 26 ईयर की होने वाली हो, तो जैसे ही तुम गर्ल बनना फौरन से इसको बता देना, बस अभी तुम सिर्फ इसके करीब और करीब रहा करो
ताकि वो तुम्हारी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और अपने 26 ईयर का होते ही अपनी गन का फायर खोलकर इस पर अटैक कर देना। फिर वो तुमसे दूर नहीं भाग पाएगा। और आनो बोलती है कि ये सब इतना सिंपल नहीं है, मैंने इससे पहले कभी गर्ल्स के जैसे कपड़े नहीं पहने और इससे अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ठीक से लड़कियों के जैसे चलना भी नहीं आता और न ही बातें करना आती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं लड़की बनकर अच्छी भी दिखूंगी या नहीं। तो शाओजिंग इसको याद दिलाती है कि तुमने खुद तो कहा था कि ज़ीफेंग ने तुमको फेरी बने देखकर कहा था कि अगर तुम लड़की होते तो वो तुम्हें अपना बनाने में 1 सेकंड भी न लगाता। तो वो बोलती है कि मुझे पता है, पर उसने वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं सबके सामने गर्ल बनने पर एम्बैरेस फील न करूं। वो मुझे जस्ट अप्रिशिएट कर रहा था और कुछ नहीं, कि भला कोई लड़के जैसे दिखती लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। तो शाओजिंग इसके करीब जाकर बोलती है, पागल, ऐसे कभी कोई किसी मर्द को नहीं बोलता कि तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें अपना बना लेता। उसने इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है सचमुच में। और आनो इसकी बातें सुनकर शर्मा जाती है कि हाय, सच में तुम सच कह रही हो। फिर शाओजिंग इसको जानबूझकर छेड़ते हुए बोलती है कि अगर वैसे ये आइडिया भी काम ना आया तो फिर तो तुम्हें अपनी ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगी। आनो चिढ़कर बोलती है कि क्या मतलब है, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ, मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। और शाओजिंग की तरफ देखकर बोलती है, पर हाँ, इतना भी नहीं है, पर है जरूर। और फिर शाओजिंग इसको मॉर्निंग में एक लग्जरी रिजॉर्ट पर लेकर जाती है क्योंकि आनो ने इसे कल कहा था कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कि पता नहीं वो अपनी 26 ईयर के होने के बाद, गर्ल बनने के बाद लोगों को फेस भी कर पाएगी नहीं। और यहाँ भी आकर आनो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। वो गर्ल बनी लोगों के सामने जाने से डर रही थी। तो अभी भी शाओजिंग इसे खींचते हुए सबके सामने लेकर जाती है और उसे वहाँ खड़ा करते हुए बोलती है कि देखो, मैं तुमसे यहाँ से 20 सेकंड की दूरी पर खड़ी होती हूँ और तुम्हें इन सभी लोगों के सामने मेरे पास चल कर आना होगा। और फिर वो आनो को वहीं पर छोड़कर फौरन से दूर हट जाती है और आनो को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। आनो जब चलने लगती है तो सबके सब लोग मुड़कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा अपलाज भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर आनो के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो चलते हुए शाओजिंग के पास पहुंच जाती है। जब आनो इसके करीब जाती है तो सब लोग मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रहे होते हैं और शाओजिंग इसे बोलती है कि देखा, तुमने मर्दों को अट्रैक्ट किया ना, तभी सब मर्द मुड़ मुड़ कर तुम्हारी तरफ देख रहे थे। आनो शाओजिंग का इस सब के लिए थैंक्स बोलती है कि ये 20 सेकंड की वॉक इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसने इसको पिछले 26 ईयर का सारा कॉन्फिडेंस दिया है। और वो इसको बोलती है कि देखना, जब तुम गर्ल बन जाओगी तो ज़ीफेंग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। जिसे सुनकर आनो शर्मा रही होती है और इन दोनों के बातें करते हुए तभी शाओजिंग सामने ज़ीफेंग और मिस फेंग को किसी गर्ल के साथ खड़े बातें करते देखती है। तो वो दोनों फौरन से छुपने लगती हैं और ज़ीफेंग के साथ लड़की खड़े देखकर शाओजिंग जानबूझ के इसको बार बार चढ़ाने लगती है कि देखो तो काफी रिलैक्स लग रहा है इसके साथ। और आनो को भी सस्पेंस होने लगता है तो वो भी मुड़कर देखती है कि वो कौन है और वो शाओजिंग के सामने शो नहीं करना चाहती थी। पर शाओजिंग को तो इसकी हालत अच्छे से पता थी। फिर इनको अंदर जाते देखकर वो भी आनो को वहाँ से ले जाकर चेंज करवा के ज़ीफेंग लोगों के पास ले जाती है और वो दोनों ऐसे शो करती है कि जैसे कोइंसिडेंस हो और मिस फेंग भी इनका मर्ज अच्छे से समझ जाती हैं। ये और बात कि शाओजिंग ने इसको फील नहीं किया था। शाओजिंग बड़ी ही चालाक होती है, मिस फेंग से गुलवा लेती है कि वो उस लड़की को ज़ीफेंग को दिखाने के लिए ब्लाइंड डेट पर लेकर आई हैं। क्योंकि ज़ीफेंग अब 30 का हो चुका है तो मिस फेंग को भी पोते पोतियाँ देखने की इच्छा है। फिर वो दोनों भी इनके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और इनकी सारी बातें सुनने की कोशिश करने लगती हैं। मिस फेंग ज़ीफेंग को इस लड़की से अपना इंट्रोडक्शन करवाने को बोलती है तो वो तो अपना इंट्रो कुछ ज्यादा ही लंबा खींच कर ले जाता है, जिस पर पहले तो मिस फेंग खुश होती है और जब इसके इंट्रो की आगे की कहानी सुनती है जिसमें इसकी कंपनी की डिटेल तो पूरी थी, जिसमें एक एक वर्कर के बारे में बता रहा था, पर ज़ीफेंग के नाम और काम के अलावा इसके बारे में और कुछ भी नहीं था। तो मिस फेंग इसको पाँव मारकर ब्रेक पर पाँव रखने का इशारा करती है पर वो पीछे देखे बिना दोबारा से लग जाता है, जैसे इस लड़की को तो आज भगाकर ही दम लेगा। फिर वो लड़की ज़ीफेंग से इसकी पसंद की लड़कियों के बारे में पूछती है तो ज़ीफेंग सामने बैठी आनो की तरफ देखकर इसकी सारी खूबियाँ ऐसे गिनवाने लगता है कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करने वाली होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इस तरह की और भी ढेर सारी क्वालिटीज। जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है पर ये सब तो मेरे काम का नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मिस्टर डू को नर्म नाजुक नहीं बल्कि ज्यादा मस्कुलाइन टाइप गर्ल्स पसंद है। और फिर इनसे एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने का बोलती है कि मुझे एक और जरूरी काम है। ज़ीफेंग भी इसके जाने का सुनकर सुख की सांस लेता है कि मिशन पॉसिबल हो गया है। फिर वो भी इसके साथ बाहर निकल जाते हैं और इनके जाते ही जब वो दोनों खाना खाने लगती हैं कि ज़ीफेंग
फेंग दोबारा सन के पास वापस आकर बोलता है, हम वापस जा रहे हैं, बस मैं तुम्हें यही बताना आया था कि हम तुमसे पहले जा रहे हैं। और इसके चले जाने के बाद वो शाओजिंग को पीटती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेचारे की ब्लाइंड डेट को बर्बाद कर दिया और इनको ऐसे जाना पड़ा है। तो शाओजिंग इससे बोलती है कि तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए मेरा, देखो तो तुम्हारे प्रिंस को किसी और विच के बेड में जाने से बचाया है। और आनो बोलती है कि वैसे कह तो ठीक रही हो, ये बात तो है। जी फेंग फिर शिंगयान के पास उदास बैठा होता है और इसके पूछने पर कि इसके लायक कोई खिदमत जो वो इसके लिए कर सके, तो जी फेंग ऐसे बोलता है कि हाँ एक काम है तो, और अपनी सीट छोड़कर इसके पास काउंटर के पीछे जाते हुए इसके करीब जाने लगता है। तो शिंगयान खतरा फील करते हुए फौरन से पीछे हटने लगता है। पर जी फेंग अपना हाथ दिखाकर इसे इशारा करता है कि डरने की बात नहीं है। तो फिर शिंगयान भी वहीं पर खड़ा हो जाता है। फिर जी फेंग इसके क्लोज हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तो शिंगयान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, तो वो पीछे हटते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं हुआ है, मतलब कि मैं बॉयज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वापस से अपनी सीट पर बैठते हुए इसे अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने और वहाँ अचानक से आनो के आ जाने का बताता है। और ये भी कि इसे देखकर इसे अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, जैसे कि वो इसे चीट कर रहा हो और पकड़ा गया हो। और इससे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। और शिंगयान को बोलता है कि मुझे उसे देखकर काफी वियर्ड सी फीलिंग्स आने लगती हैं। मुझे पता है कि मैं बॉयज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट व्हाई माय फीलिंग्स गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर आनो इवन दो ही इज अ कम्प्लीटली बॉय एंड माय ब्रदर आल्सो। और फिर शिंगयान को बोलता है कि मुझे लगता है मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ। और फिर शिंगयान के मुंह से भी आनो से लव वाली बात सुनकर वो खुद को पीटने लगता है कि कैसे, आखिर कैसे जी फेंग एक लड़के को कैसे पसंद कर सकता है, मुझे मेल और सेम सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो वुमेन्स को पसंद करता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता है। पर उसे अपनी आनो के लिए फीलिंग्स भी समझ नहीं आ रही थी कि वो तो बॉय है और इसे इसके अलावा और किसी भी बॉय के बारे में ऐसी फीलिंग्स नहीं आती हैं। मॉर्निंग में आनो जब चू के साथ बैठी लंच कर रही होती है तो वो इसको पपी दिखाता है, जिसे देखते देखते बर्गर खाते मस्टर्ड इसके लिप्स पर लग जाता है। और फिर कॉल आ जाने की वजह से वो इसको साफ करना भूल जाती है। कॉल खत्म करने के बाद चू इसके लिप्स से वो मस्टर्ड साफ करने के लिए बताता है और हर ड्रामे की स्टोरी की तरह वो इससे बता कहीं रहा था और इसका हाथ कहीं और जा रहा था, तो वो इसको खुद ही साफ करने लगता है, जिसे वहाँ आते जी फेंग देख लेता है और इससे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो फौरन से आनो के करीब जाकर इमरजेंसी मीटिंग का बोलकर इसको वहाँ से हटाकर ले जाता है। और चाओ जो कि चू और आनो को ऐसे देखकर मुंह खोले खड़ा था। आनो के चले जाने के बाद जब चू इसकी तरफ देखता है तो मुंह पर हाथ रखे सर हिलाते हुए जस्ट लाइक, वाह चू भाई आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, लगे रहो। इसे कुछ और ही सीन लग रहा था। ऑफिस में जाकर आनो के पूछने पर जी फेंग इसे यहाँ वहाँ लगाते हुए किसी न किसी तरह झूठ मूठ बोलकर किसी छोटे मोटे काम पर लगा देता है, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग तो थी नहीं, मीटिंग का तो सिर्फ बहाना था। और इसके वहाँ से जाने के बाद इसे खुद पर तरस आ रहा था कि वो एक लड़की के लिए इतना पागल बन रहा है और खुद को कोसने लगता है। फिर वो दोनों अपना काम खत्म करने के बाद एलिवेटर में जाते हैं, पर वहाँ पर तो पूरी भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर लगता था कि लिफ्ट में मुफ्त की देख बन रही थी। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इस एक एलिवेटर में घुस गई थी और वहाँ पर इस घुसा घुसी में बाकी सभी आवाम को तो दूर दूर खड़े होने की जगह मिल जाती है, पर जी फेंग और आनो को तो फेस टर्न करने की भी जगह नहीं मिल रही थी और बेचारे एक दूसरे की तरफ देख देख कर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। और फिर लास्ट पर जिसके लिए कोशिश की गई थी, मतलब कि धक्का लगने की वजह से दोनों के एक दूसरे के गालों पर चिपा-चिपी हो जाती है और फिर बस यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।